आइए एक बार फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ 5 विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। हम शहर काशी इस खास कार्यक्रम में न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट के परिचर्चा कर रहे हैं। आपको एक बार बताना चाहेंगे, हमारा जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चैनल है न्यूज़ स्टेट, वो सर्वाधिक देखा जाता है इन दोनों राज्यों में। दरअसल 80% के आसपास आप दर्शक हमें पसंद करते हैं और हम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं क्योंकि आप हमें पसंद करते हैं। चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं कि आखिरकार काशी क्या है हमारे देश के लिए। प्रोफेसर कौशल, राजनीतिक क्षेत्र को अगर आज आप देखें, जो कि हमारे जीवन का निर्धारण बड़े पैमाने पर कर रहा है, कई तरह की अस्थिरता, कई तरह के विरोधाभास और उसके साथ साथ हिंसा, जो कि हम दिल्ली में और कई अन्य जगहों पर देख भी रहे हैं। क्या वाकई में इसके लिए कोई संदेश काशी दे सकता है? क्योंकि जो एक शब्द है गंगा जमुनी तहजीब, उसका बड़ा परिचय किससे बड़ा और देश में क्या हो सकता है जो काशी है? देखिए, गंगा जमुनी संदेश जो काशी को जोड़ के बनाया गया है जी। आपने अजय जी एक बहुत बड़ी बात की थी, मैं उसको भूल गया कि मैं विदेशी किताब पढ़ करके हम काशी को समझ पाते हैं और क्या संदेश काशी देना चाहती है देश को, क्या विश्व को क्या देना चाहती है, वो विदेशी किताब पढ़ करके नहीं मिल जाती आपको। अगर आपको इस काशी को समझना हो तो 1936 के आसपास एक हंस नामक पत्रिका जिसका प्रेमचंद ने संपादन किया था, अद्भुत है, उसको पढ़ना चाहिए। 1773 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और 1780 में काशी से ही किताब निकलती है रामानंदाचार्य की काशी समरसता। अगर उस किताब का अध्ययन आप करें तो इससे स्पष्ट होता है कि काशी समरसता देने का वैश्विक केंद्र है। वसुधैव कुटुंबकम का आकार काशी देती है। जिस हिंसा की बात वर्तमान समय में आप कह रहे हैं जी, काशी हिंसा नहीं देती। काशी तो अपनी आचार्य जी ने कहा फक्कड़पन देती है। फक्कड़ता में हिंसा कहाँ है? मौज में हिंसा कहाँ है? हिंसा होगी तो मौज कैसे होगा? काशी काश में तो मौज मस्ती में रहता है, फक्कड़ रहता है। अगर फक्कड़ रहेगा तभी वो जीवन जीनेगा। मोक्ष की बात करते हो, पूर्णता को प्राप्त करता है। मोक्ष का मतलब सिर्फ देह त्याग करके उस देह में आना नहीं है, अपने जीवन को पूर्णता को प्राप्त करना भी है। काशी पूर्णता सिखाती है कि आप जीवन के जिस उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं उसमें पूर्ण होइए, संपूर्ण होइए, और काशी पूर्ण है। काशी में रहने वाला हर व्यक्ति अपने को पूर्ण मानता है। आचार्य जी ने बहुत अच्छा उसकी बात की थी राजेश्वर जी ने कि काशी को पूर्ण बनाने के लिए उसको राजनीतिक संदर्भों में करना चाहिए। काशी एकता सिखाती है, एकत्व का भाव सिखाती है। बहुधर्मी जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, इस्लाम भी है, सब कुछ तो काशी में है। और काशी उनका मक्का भी मानते हैं। इस्लाम धर्म के लिए काशी एक मक्का भी है जी, और हिंदू धर्म के लिए भी मक्का है। लेकिन इसके बावजूद आज हिंदुस्तान में विभाजन, लेकिन प्रोफेसर साहब, इसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में विभाजनकारी ताकतें इतनी प्रबल क्यों हैं? क्यों है कि हमें अपने ही समाज में, अपने ही हिंदुस्तान को एक छत्र रखने के लिए इतनी कोशिशें और संघर्ष करना पड़ता है? स्वार्थ, निहित स्वार्थ। पिछले 70 सालों में हमने देश के लोगों को, देश के जनमानस को प्रशिक्षण नहीं दिया कि स्वार्थ मुक्त होकर के देश को कैसे सोचें। हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं। हमने व्यापक परिप्रेक्ष्य में देश को समझने का कभी काम ही नहीं किया। और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है जी, वो एजुकेशन सिस्टम भारत को कहाँ समझा? भारत को समझने का काम होना चाहिए ना। जब अगर आप भारत को नहीं समझेंगे तो आप एकत्व की बात कैसे करेंगे? भारत में हिंसा है कहाँ? गांधी यहीं आते हैं अहिंसा लेकर के, यहीं से अहिंसा लेकर के दुनिया को। आज भारत गांधी भारत के पर्याय बने हुए तो सिर्फ अहिंसा के लिए ही ना। और अहिंसा आया कहाँ से? अहिंसा काशी से आया। और तुलसी का रामचरितमानस देश की एकता, देश की अखंडता, देश के संस्कार, देश की समरसता, देश के विकास और जन कल्याण का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसको देश को स्वीकार करना चाहिए। जो रामराज का कंसेप्ट है, ये धार्मिक नहीं है। रामराज एक गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस को समझना चाहिए। 1939 में किताब छपी, गवर्नेंस इन काशी राज जी। अगर आप उसको किताब को पढ़ें तो उसमें रामराज का उल्लेख है कि काशी राज के में किस तरह लोकतंत्र को स्थापित किया गया, लोकतंत्र में जनमत को किस तरह से स्वीकार किया गया, मतदान कैसे होता था, मतदान द्वारा राजा का निर्वाचन कैसे होता था। इस चीज को पढ़ा ही नहीं गया। अगर हम अपने मूल तत्व को, मूल ज्ञान को, मूल संस्कृति को भूलेंगे जी, तो ये संघर्ष होगा।
ये एक पाखंडपूर्ण संघर्ष जी। है। और इस देश के लोगों से मेरा निवेदन इस चैनल के माध्यम से कम पाखंड का त्याग करें, अपने मूल में रहें। जिस तरह काशी के लोग अपने मूल में रहते जी। हैं, अपने न खान पान उसमें कोई मतलब उनका नहीं होता, अपनी मूलता में स्वीकार करते हैं, उसको काशी से ज्ञान लेकर के देश के लोगों को अपने मूल में रहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, भारत को समझना चाहिए, भारत की आत्मा में झांकना चाहिए। और जिस दिन भारत की जनता भारत की आत्मा में झांकने का काम कर देगी, भारत में कोई संकट नहीं है, विविधता भी बना रहेगा, एकता भी बनी रहेगी, संस्कार भी बना रहेगा, समरसता भी बना रहेगा। यही हमारी चाह है। महंत जी, इसी से एक बहुत छोटा सा सवाल है, शायद इसे आप अन्यथा न लें। आमतौर पर ये हम धारणा सुनते आए हैं, जो कि खास करके मध्य एशियाई देशों में है, इस्लाम खतरे में है। कुछ लोग इसे हिंदुत्व के ऊपर भी डालना चाहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है। क्या वाकई में हिंदू कभी खतरे में हो सकता है? महंत जी। नहीं, हिंदू या हमारा सनातन धर्म कभी खतरे में हुआ ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जिस देश में हो जी, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना, जहाँ पर ऐसे सूत्र दिए हों। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज इस धरती पर आए और इस काशी पर उनका जो है पंचगंगा घाट में उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने एक सूत्र दिया कि हरिका भजे सो हरका होई, जात पात पूछे ना कोई। हम सब जीवात्मा एक हैं और मुझे लगता है कि काशी की धरती ने बखूबी निभाया और इसीलिए रामानंदाचार्य जी ने 12 शिष्यों को बनाया, जिसमें कबीर, नरहरि, रैदास, धन्ना, पीपा, सैन, जो 12 जाति के लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम इस प्रकार से मिलकर के रहते हैं काशी नगरी में या पूरे देश में, तो संस्कृति तो हमारी कभी ऐसी छोटी संस्कृति है ही नहीं कि छोटे छोटे बातों से हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। हमने मुसलमान को अगर अपने बीच में ले दिया तो हमारा धर्म संकट में पड़ जाए, या लोग मस्जिद में जा करके चले जाए तो धर्म संकट में हो जाए। ये धर्म इतना अथाय है, जैसा आचार्य जी ने अभी भी कहा था कि वसुदेव कुटुंब पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। तो जब ये भावना लेकर के हम चलेंगे तो ये जो लड़ाई झगड़ा फसाद ये होगा ही नहीं। कब होता है? जब हम अपने मूल ग्रंथों का चिंतन बंद कर देते हैं, जब हम अपने मूल ग्रंथों का पढ़ना बंद कर देते हैं और छोटी छोटी तथाकथित पुस्तकों को पढ़ करके, वो अराजकता भरी पुस्तकें हैं, उनको जब हम पढ़ने लगते हैं तब हमारे मन में कलुषित पाप पैदा होते हैं और ये लड़ाई झगड़ा की जड़ प्राप्त होती है। द्विवेदी जी, अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर के रास्ते की अड़चनों को दूर करते हैं, जो कि ये सरकार करने की कोशिश कर रही है मोदी जी की, इसकी वजह से लोगों में बहुत असंतोष भी फैला। क्या इसकी वाकई में आवश्यकता थी? क्योंकि जब आप काशी को विश्वनाथ बाबा के लिए थोड़ा खाली करना चाहते हैं, जी मैं आता हूँ आपके पास भी आचार्य जी, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? यही विरोधाभास की बात मैं कर रहा हूँ कि आखिरकार ये विरोधाभास क्यों, एकता क्यों नहीं होती? हम एक बात पर क्यों नहीं टिकते सब मिलकर? देखिए, एकता की बात जहाँ तक आपने कहा बाबा विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के, तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि वस्तुतः ऐसी कोई अनेकता वहाँ है नहीं जी। अब हर जगह कुछ न कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमेशा पुरा काल से हमारे पुराणों में वर्णित है। कोई न कोई तत्व, कुछ न अगर विरोध नहीं होगा तो हमारे किए हुए कार्यों का प्रचार प्रसार भी वैसा नहीं होगा। तो हम तो इसको बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम मानते हैं। कुछ लोगों के द्वारा विरोध होना चाहिए, उससे शासन सत्ता भी सावधान रहती है। और हमारे राजधर्म में भी कहा गया है कि हमेशा टोकते रहना चाहिए। और राजधर्म जब राजा को बनाया जाता है, तुम राजोशी, उस समय एक उसको धर्मदंड से एक धर्मगुरु उसको दंडित करता है, कहता है इस धर्म से तुम धर्म दंडोसी, उसको धर्मदंड से दंडित करने का, भय करने का। तो हमें लगता है कि विरोधी तो हमेशा पास में रहना चाहिए, जिससे हमारा अन्वेक्षण होता रहे, हमारा निरीक्षण होता रहे। लेकिन वस्तुतः काशी की संस्कृति और काशी की सभ्यता और काशी की विरासत को इस सरकार ने संजोया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी, प्लीज रजनीकांत जी कुछ कहना चाहते, प्लीज। मैं आ रहा हूँ आचार्य जी आपके पास भी। हम इसी मुद्दे पे कहना चाह रहे थे जी कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात होती है, वह विरोध तो पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित रहा है। हमें लगता है कि आप अगर पुराने इतिहास की पुस्तकों को निकाल के देखेंगे तो ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को तोड़ने के बाद जो मूल विश्वनाथ मंदिर रहा है, और बाद में 254-55 साल पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर जी अगर आकर के उसमें उन्होंने जीर्णोद्धार किया, तो उसमें भी कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे उस समय की सत्ता के साथ में जुड़े हुए, जिन्होंने उनका भी विरोध किया होगा। और यहाँ पे अगर एक सन्यासी जो कि आज की तारीख में देश की सत्ता में बैठ करके और देश के विकास, समग्र विकास की बात कर रहे हैं जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उन्होंने आकर के एक बार फिर से
उस मूल स्वरूप को देने की बात किया है, उस जीर्णोद्धार करके, तो विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद यह ऐतिहासिक है और आने वाले समय में काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के बनने से जी इस प्राचीन और पुरातन शहर की गरिमा पूरी दुनिया में फिर से फैलेगी। और जो दुनिया के लोग बाहर देख करके आते हैं, बोलते हैं कि साहब वेटिकन का इतना विस्तार है, बड़ा सुंदर लग रहा है, वो सारे के सारे लोग यहाँ आते के नतमस्तक होंगे और ये पुराना वैभव, पुराने स्वरूप को देख करके। और यह तो अभी शुरुआत है, अभी और भी इसकी भव्यता बढ़ेगी आने वाले समय में। उम्मीद यही। आचार्य जी प्लीज। अभी आपने आपके प्रश्न में गली पर आया था प्रश्न। आप यहाँ की गलियों का नाम देखें, बांस फाटक, हनुमान फाटक, जी। सिद्ध माता फाटक, उस समय की आवश्यकता थी जब पदाति सैनिक 5,000 आपके पास हैं तो 25,000 लेके चला आएगा, 25 हैं तो 50, इसलिए मार्ग छोटे बनाए गए। गलियां एक बैरिकेटिंग थी कि 2 आदमी भी घड़ासा लेके खड़े हो जाएं तो 1,000 आदमी को काट देंगे खड़े होके। उस समय सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पुराने स्मारकों सबको तोड़ना इत्यादि उस समय की धारा थी, यह गलियां डिलिबरेटली बनाई गई थी। ये अनप्लान नहीं है, ये प्लान है। तब की आवश्यकता थी, आज की आवश्यकता ये है। और आप देखिए, धन संपत्ति बहुत कुछ लुट जाए काशी वालों को, ठीक हो, गैल फेर आई, लेकिन अगर काशी वाले का गमछा खो जाए तो कहता गमछा गया कि गम छा गया जी। यह उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति वाली बात है जी। और ये गमछा बिनता कौन है? हमारे जुला है, मुस्लिम भाई जुलते हैं जी। और जहाँ कहीं जाए, सत्ता के पास कभी रहीम सत्ता छोड़ कर आए थे, तुलसी कभी नहीं गए। दावा उनका था, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। उन्होंने मात्र ये कहा कि सब अभी हो सकता है। यहाँ तो उल्टे और सीधे में भी बनारसी ऐसे शब्द पकड़ता है जिसका उल्टा भी सही हो। दया याद रहती है, वादा करेंगे तो दावा करेगा, भला का उल्टा लाभ है और लाभ का उल्टा भला है। और वाराणसी वाला तुरंत लागत लगाता है और देखता है कि वो सही है कि नहीं। इसीलिए यहाँ शिव मात्र शिव शंभु के रूप में नहीं, शिव का अर्थ है भला और उसका उल्टा है लाभ। और बड़े कायदे से यहाँ भक्ति रखता है, कर्मकांड बीच में नहीं आता है। कहा बोले आज भूखर रह का हो, वो सीधे पुकार लगाता है, मैत्री भाव से बात करता है, वात्सल्य भाव से बात करता है और सख्य भाव से बात करता है। जवन होला तवन खा लेला, गौरा का करें, गणेश के संभालें हैं कि सदानंद के संभालें, उठा भाई। तो यह जो अपनत्व का भाव, शिवत्व का भाव है, शिव का, वह मूल कुंजी है काशी के मस्त नागरिक की। इसलिए व्यवस्थाएं आती हैं जाती हैं, लेकिन आस्था उसको सुधारती रहती है। यह भौगोलिक परिवर्तन जो है किसी भी ऐतिहासिकता को नहीं बदल सकता। आचार्य जी, चूंकि मेरे पास वक्त कम रहेगा, इसलिए मैं आप लोगों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से आज काशी पूरी दुनिया में परिचायक है हिंदुस्तान का, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दुनिया के कोने में, लोग या तो पहले ताजमहल देखने की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पर्यटन के दृष्टिकोण से है, लेकिन जहाँ अध्यात्म की बात आती है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, सबसे पहले काशी की बात आती है। लेकिन यही स्पिरिचुअलिटी, यही आध्यात्म देश के कोने कोने में काशी क्यों नहीं पनपा पा रहा? काशी कहाँ चूक जाता है यहाँ पर? आचार्य जी। मोबाइल काशी के रूप में काशी वाला जहाँ भी जाता है बता देता है कि हम काशी हैं। वह निपटान को भी दिव्य निपटान कहता है जो ऐसे त्याज्य वस्तु के लिए भी दिव्यता का अनुभव करता है जी, हैं? उस दृष्टि से यहाँ का काशी का रहा हुआ यदि बाहर जाता है तो उसको कहते हैं मोबाइल काशी। बनारस का हो न, बनारस का है, देखो एक ऐसी मस्ती में है। लेकिन जिनके यहाँ बैटरी ढीली हो गई वो रिचार्ज करने यहीं पर आते हैं और फिर चार्ज होकर अपनी भारतीयता और विशिष्टता को लेके चलते हैं। इसीलिए काशी विज्ञापन नहीं करती, आत्मा भी व्यक्ति करती। तो रिचार्ज हमें भी कर दीजिए आप। बहुत तो हो ही रहे हैं, तभी तो ये प्रश्न उठा रहे हैं। एक छोटी जी, प्लीज प्लीज। देखिए, ये मंच ही काशी का प्रतिरूप है जी। थोड़ा सा सफलता लोगों को मिलती है जी, अहंकार में डूब जाते हैं। आपके मंच में 2-2 पद्मश्री बैठे हुए हैं जी। यही काशी का विकास है। और दोनों की विधा अलग अलग है।
जिस मंच पर दो दो पद्मश्री बैठ करके अपनी विधा का मकान करे और एकत्व के भाव से विकास करे, एक साथ जोड़े, एक संगीत की धारा, दूसरा व्यवसाय की धारा, और बीच में आचार्य और तीसरे में आध्यात्मिक, यही काशी है। इस काशी को समझिए। और आप शिक्षण भूल गए। हाँ, शिक्षण भूल गए आप ही तो सिखा रहे हैं। देखिए शिक्षक तो हम शिक्षक के, काशी ने शिक्षक के रूप में नहीं माना, काशी ने गुरु के रूप में माना, जैसा आचार्य जी का। यहाँ सारे लोग बैठे हुए सब गुरु हैं, हम भी गुरु हैं, ये सब गुरु हैं, कोई इसमें चेला नहीं है। सारे के सारे गुरु हैं। तो गुरुत्व में गुरुत्व को खोजना ही काशी है। गुरुत्व भाव में गुरुत्व को, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के किसी ग्रंथ में गुरुत्व को खोजने का भाव किसी दार्शनिक ने नहीं दिया, काशी ने दिया। ये काशी की उपयोगिता है। बिल्कुल। आचार्य जी, आग्रह है आपसे, एक छोटी सी पेशकश आपके द्वारा, जिससे एक छोटी सी पेशकश, कोई ऐसी चीज जो आप हमारे लिए गुनगुना दें। मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ कि भोले बाबा भी बड़े परेशान होते हैं जी, सबकी परेशानी खुद झेल लेते हैं। कोहबर, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि विश्व का सबसे कठिन इंटरव्यू है। कोई पुरुष आपके साथ नहीं जाएगा, एक बच्चा ले जा सकते हैं, और हमारे भोले बाबा का बर्थडे मनाया नहीं जाता जी, खाली विवाह दिवस मनाया जाता है शिवरात्रि को। तो रंगभरी एकादशी के दिन वो गौना लेने आते हैं, और तब जब कोहबर में जाते हैं तो एक हमारे पद्म अवार्डी कलाकार हैं जो गाते हैं खेले मसाने में हो रही दिगंबर जी, दिशाएं ही जिनका अंबर है। तो उस बारे में कहा वो नग्न क्यों हुए, दिगंबर क्यों हुए? तो कहते हैं वो चंद्रमा से वो अमृत टपक गया तो वो मृगशाला और आगंबर जीवित हो गया, भाग्य। ऐसा नहीं है। एक काशी में है कि जब कोहबर में जाते हैं तो लोढ़ा रख के पुजवाएंगे, कहेंगे तुम्हारे कुलदेव हैं, ये फलाने हैं, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ। ऐसी स्थिति होती है कि आदमी बड़ा से बड़ा हो, कैसे छूट मिले, यहाँ से हम भागेंगे। वहाँ शासन महिलाओं का होता है। तो ये जब गए तो इनका त्रिनेत्र, यह प्रसिद्ध है कि जब त्रिनेत्र खोलेंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो महिलाओं ने कहा कि तीसरी आँख खोलो, काजल लगाना है। क्या स्थिति हुई होगी जी, कि हम अभी संहार कैसे कर दें, आज ही ब्याह हुआ और अभी विदाई लेके जा रहे हैं और तीसरी आँख खोल दें, सब ससुराल भी खत्म, हमारा हिमालय भी खत्म जी। तो उसमें 2-3 लाइनें हैं, मैं आपको सुना दूं जी। ससुराल में दुल्हा सजावा गोरिया, ससुराल में दुल्हा सजावा गोरिया, तीसरी अखियां में कजरा लगावा गोरिया, तीसरी अखियां में कजरा लगावा गोरिया, पंचामृत से नहैले अभिषेक खूब पौले, तनि प्रेम रस घोरी नहवावा गोरिया, तनि प्रेम रस घोरी नहवावा गोरिया, इनके डमरू में मस्ती ऐसा कोनो नहीं हस्ती, देके काल के ताल नचवावा गोरिया, ससुराल में दुल्हा सजावा सजावा गोरिया, तीसरी अखियां में कजरा लगावा गोरिया, सब पहन के इतरावें, सब पहन के इतरावें, नंगे पुजावें, नंगे पुजावें, तनि प्रेम रस घोरी नहवावा गोरी। और साढ़ू भाई शब्द जो है, तो भाई तो शब्द लगा है लेकिन प्रतिस्पर्धा रहती है। साली से तब तक जीजा मजाक करता है जब तक विवाह नहीं, उसके बाद वो सड़ुआइन हो जाती है जी। और कहा जाता है काशी में जी, देखिए हिंदू गंगा जमुनी वाले की मैं कमेंट कर रहा हूँ जी, ससुर के बाद साला ही ससुराल का मालिक होता है, और आप उसकी बहन ले आते हैं तो जब वो शादी करके आता है तो कहा उस पर तुम बाहर से लाए, उस पर भी मेरा हिस्सा है। उसको कहते हैं सरहज, और कहते हैं ओकरे आगे माथा झुकौले से हज करे के लाभ होला। लेकिन साढ़ू भाई लोग जो प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, दक्ष प्रजापति की एक लड़की शिवजी ने प्राप्त की, बाकी चंद्रमा लेके भाग गए।
इसलिए टेढ़े विराजमान होते हैं जी। इनके कोहबर में पहुँचाव खूब मन बहलावा, इनके कोहबर में पहुँचावा खूब मन बहलावा, टेढ़ू साढ़ू के माथे से हटावा गोरिया, क्या बात है। ससुरारी में दुल्हा सजावा गोरिया, तीसरी अखिया में कजरा लगावा। इसलिए जी। ये गीत ये भी कहता है कि अपनी अपनी आंखें खोलो, सकारात्मक खोलो जी। और ये याद रखो कि तुम्हें सकारात्मक लगता है। एक रस और बढ़ गया है, 9 रस है, 10वां शांत रस कहा जाता है, 11वां बढ़ गया है, वो है कुरस। तो उसी से कुर्सी बनती है। जी। ये सारा जो झंझट है वो कुर्सी का है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और आप सबका न्यूज़ नेशन की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने वक्त निकाला और हमारे बीच आपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम को या इस बातचीत को समाप्त करने के लिए इससे बेहतर शब्द मेरे पास नहीं है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।